हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी बच्चे। फटाफट से आ जाइए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आज की क्लास के अंदर हम विस्तृत बुक के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है उनको डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आ जाओ, एक बार क्लास ज्वाइन कर लो, उसके बाद हम अपनी आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी होंगे और उनके साथ हमारे कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी यहाँ पर होने वाले हैं। यस, वेरी नाइस। गुड आफ्टरनून एवरीवन, जल्दी से आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए एक बार क्लास को, ताकि हम आपके कमेंट्स भी एक बार देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। यस, बोर्ड्स एग्जाम के लिए ही तो है बेटा, बोर्ड्स एग्जाम के लिए ही है, राइट। चलिए, अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे चैप्टर की थोड़ी सी हमें अच्छी समझ जो है वो पता चल जाती है। अच्छी एक होते ना कि यार अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के जरिए हमें याद रहती हैं। वेरी नाइस। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच फिजिशियन वॉज चार्लीज फ्रेंड? न्यूरोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ऑब्स्ट्रिशियन या साइकियाट्रिस्ट? जो चार्ली का दोस्त था वो कौन सा फिजिशियन था? चार्ली का दोस्त कौन था? सैम था। तो वो कौन सा फिजिशियन था? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी, वेरी नाइस, साइकियाट्रिस्ट था उसका दोस्त जो कि सैम था। व्हाट डिड सैम हैव टू से टू चार्ली अबाउट द थर्ड लेवल? 4 ऑप्शंस है आपके सामने, जल्दी से बताएंगे। व्हाट डिड सैम हैव टू से टू चार्ली अबाउट द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज जस्ट हिज वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, नहीं waking dream wish fulfillment. Charlie must work hard to find third level to fulfill his dreams. Charlie needs immediate treatment, या Charlie needs a short break from office routine. Which one would be the correct option choice? What did Sam have to say to Charlie about the third level? Sam ने क्या बोला चार्ली को कि ये सब क्या है? वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर है, उन्होंने बोला कि ये एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है और कुछ भी नहीं। मतलब तुम केवल खुली आंखों से सपने देख रहे हो, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये इनसिक्योरिटीज से भरा हुआ है, टेंशन से भरा हुआ है, वरीज से भरा हुआ है, प्रॉब्लम से भरा हुआ है, वॉर हो रहा है हर जगह। तो क्योंकि हम बहुत ज्यादा परेशान में होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, तो इसीलिए हम वो चीजें सोचते हैं जो हमें सुकून देती है, उस समय के बारे में सोचते हैं जो हमें सुकून देती है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उसको सच मानने लग जाते हैं। ठीक है, अपनी उसी याद को, अपने उसी सपने को सच मानने लग जाते हैं। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड? थर्ड लेवल क्या था और ये कहाँ सिचुएटेड था? So the third level was an imagination of Charlie because it was not present in reality. तो थर्ड लेवल और कुछ नहीं था, केवल एक इमेजिनेशन थी, एक कल्पना थी चार्ली की, because it was not present in reality, क्योंकि असलियत में वो नहीं था। मान लो आपके घर में 2 फ्लोर हैं और आप मम्मी को आके बोलते हो कि मम्मी मैं तो तीसरे फ्लोर पर आज गया था और वहां पे मैंने अलग अलग चीजें देखी। आपकी मम्मी थप्पड़ मारेगी आपको सबसे पहले, राइट। वो क्या बोलेंगी कि अरे बेटा मैंने तो 2 ही फ्लोर बनवाए, तू तो कौन से तीसरे फ्लोर से आ गया, या कौन से तीसरे फ्लोर पे चला गया, है ना। तो वो यही बोलेंगे, राइट। तो इसीलिए यहां पर भी जो चार्ली है वो कहीं ना कहीं सपने देख रहा था खुली आंखों से, और असलियत में ये नहीं था, ये केवल उसकी कल्पना थी। बट चार्ली क्लेम्ड दैट इट वाज प्रेजेंट। लेकिन चार्ली केवल इस बात का दावा कर रहा था कि ये थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। अकॉर्डिंग टू चार्ली द थर्ड लेवल वाज एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। चार्ली के अकॉर्डिंग वो कहां पर था? चार्ली के अकॉर्डिंग जो थर्ड लेवल है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर मौजूद था, राइट। अगला सवाल आप बताएंगे, अकॉर्डिंग टू चार्ली व्हाट डज एवरीवन वांट टू रन अवे फ्रॉम? चार्ली के अकॉर्डिंग वो क्या था जिससे हर एक इंसान जो है वो दूर भागने की कोशिश कर रहा था?
fear, insecurity, worries या all of the above? बहुत अच्छे, ऑल ऑफ द अबव, फियर, इनसिक्योरिटी, वरीज, टेंशन, वॉर, इन सब से इंसान दूर भागने की कोशिश कर रहा था. हाउ डिड चार्ली एंटर इन द थर्ड लेवल? चार्ली जो है वो एक्चुअल में थर्ड लेवल के अंदर एंटर कैसे करता है? देखिए, वन नाइट चार्ली वर्कड लेट एट हिज ऑफिस. एक रात चार्ली जो है अपने ऑफिस में लेट तक काम कर रहा था. ही वॉज इन अ हरी टू गेट होम, और वो जल्दी में था अपने घर जाने की. सो ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू कैच अ सब अर्बन ट्रेन. तो इसीलिए वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गया एक सब अर्बन ट्रेन को पकड़ने के लिए. बट ही वॉज लॉस्ट इन कॉरिडोर. लेकिन वो कहा, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत ज्यादा बड़ा था, इसीलिए वो वहां पर बीच में कहीं खो गया और एक ऐसे कॉरिडोर के अंदर वो एंट्री ले लेता है जहां पर वो आज से पहले कभी भी नहीं गया था. ही थॉट इट वॉज अ सेकेंड लेवल. अब उसे क्या लगा कि यार ये तो सेकेंड लेवल पे आ गया हूं मैं, ठीक है. पर कुछ दूर चलने के बाद उसे जब वहां पर वो थर्ड लेवल पर एंट्री लेता है तो वो देखता है कि यार यहाँ पर तो सारी चीजें बदली हुई हैं. टिकट विंडोज अलग तरीके की हैं, ट्रेन गेट्स अलग तरीके के हैं, कम है, लाइट्स भी बहुत ज्यादा कम है, लोगों ने भी अलग अलग तरीके के कपड़े पहने हुए हैं. ही थॉट इट वॉज द सेकेंड लेवल, बट अकॉर्डिंग टू चार्ली ही हैड एंटर्ड इन दी थर्ड लेवल. लेकिन चार्ली के अनुसार वो ये कहता है कि भाई मुझे लग रहा है कि मैं थर्ड लेवल में आ गया हूं, और जो थर्ड लेवल है वो पास्ट का टाइम है. ठीक है, चलो. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, विच यूएस प्रेसिडेंट हैड हैबिट्स लाइक दिस? अब ये वाली जो आदत थी ना स्टैंप कलेक्ट करने की, ये एक यूएस प्रेसिडेंट की भी थी. क्या आप उस प्रेसिडेंट का नाम बता सकते हैं? जो हमारे चार्ली की आदत थी वैसी ही आदत यूएस के प्रेसिडेंट को भी थी. डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, रोजवेल्ट या अब्राहम लिंकन? किन की आदत बताते हैं वो? चार्ली क्या करता था? स्टैम्प्स कलेक्ट करता था, राइट? सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हिच यूएस प्रेसिडेंट हैड हैबिट्स लाइक दिस? वेरी नाइस, रोजवेल्ट. ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट रोजवेल्ट जो थे वो कहता है कि यार आप लोग ऐसे बोल रहे हो कि ये जो मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करता हूं ये मैं अपनी फियर, इनसिक्योरिटीज वगैरह सबसे दूर भागने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? आप यही कहते हैं. तो ऐसे काम तो मेरे दादाजी भी करते थे, ये तो यूएस के प्रेसिडेंट भी करते थे, तो क्या ये सब भी चीजों से दूर भागने की ही कोशिश कर रहे हैं, राइट? चलो. What did Charlie find when entered to the third level? जब चार्ली थर्ड लेवल के अंदर एंटर करता है तो वहां पर वो क्या देखता है? According to Charlie, when he entered the third level, he saw the people wearing old-fashioned dresses. सबसे पहली चीज वो क्या देखता है? वहां के लोगों को देखता है जिसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे. An old locomotive, newspaper dated June 11. एक पुराना लोकोमोटिव एज एन इंजन, और एक न्यूज़पेपर देखता है जिसके ऊपर तारीख डली होती है जून 11, 1894, राइट? दी वर्ल्ड नाम होता है उस न्यूज़पेपर का, जो अब पब्लिश होना बंद हो चुका था. ब्रास पिटून्स, फ्लिकरिंग गैस लाइट एंड मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू दैट सेंचुरी. बहुत सारी चीजें थी. ब्रास पिटून्स थे वहां पर, लाइट, फ्लिकरिंग लाइट्स थी, मतलब अभी की तरह वाली लाइट नहीं थी, पुराने जमाने में जो लाइट्स होती थी वो थी. एंड मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू दैट सेंचुरी. और उस जमाने में जो भी चीजें हुआ करती थी, जैसे जैसे लोग कपड़े पहनते थे, जैसी मूछें रखते थे, जैसे ट्रेन होती थी, ठीक है, वो सब वहां पर था. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि अगर चार्ली मान लो पास्ट में चला भी गया, अगर हम एक मिनट के लिए ये मान भी लें कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता था, तो ये जब गया वहां पर तो उसी समय में क्यों गया जब उसके दादाजी वाला टाइम था जो उसे बहुत ज्यादा पसंद था? किसी और सन में भी तो जा सकता था, है ना? वेरी नाइस. नेक्स्ट वन, दी वर्ल्ड नाम था, दी वर्ल्ड. रीना, Why did Charlie decide to take the subway to Grand Central Station one night? आखिरकार उसने क्यों डिसाइड किया कि मैं आज सबवे लूंगा घर जाने के लिए? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, जल्दी से जवाब देंगे. Why did Charlie decide to take the subway to Grand Central Station one night? Very nice. Option number
ए। अगला सवाल, व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि आखिरकार फर्स्ट डे कवर क्या होता है। मैं आपको एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा फर्स्ट डे कवर के बारे में, कि जो फर्स्ट डे कवर होता है, एक्चुअली कुछ लोग होते हैं जिन्हें अलग अलग चीजें कलेक्ट करने का शौक होता है, उनमें से एक होते हैं जो स्टैंप कलेक्ट करना पसंद करते हैं। अब जिस भी दिन कोई नई स्टैंप जब इशू होती है तो वो क्या करते हैं, वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं, वहां पर एक एनवेलप लेते हैं और उस एनवेलप को खाली रखते हैं, उसके अंदर केवल एक ब्लैंक पेपर होता है और उसके ऊपर वो स्टैंप लगाकर अपने ही एड्रेस पर उसको पोस्ट कर लेते हैं। जब वो अपने ही एड्रेस पर उसको पोस्ट कर लेते हैं तो पोस्ट ऑफिस की सील जो है उसके ऊपर लग जाती है, जो उस डेट का प्रूफ होती है कि इस दिन ये वाली स्टैंप इशू हुई थी, राइट। और जब इसको ही हम फर्स्ट डे कवर बोलते हैं, और साथ ही साथ जब ये आपके पास आती है तो आप इस एनवेलप को कभी भी खोलते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि अंदर कुछ होता नहीं है, राइट। तो ऐसे ये लोग अलग अलग स्टैंप्स जो हैं वो कलेक्ट करते थे और उसे ही हम फर्स्ट डे कवर कहते हैं। सो व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर बाय सम, दे यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल। द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस प्रूव्स द डेट। अब जो स्टैम्प लग जाती है ना पोस्ट ऑफिस पे, वो प्रूफ हो जाती है उस डेट का कि इस दिन ये जो स्टैम्प है वो इशू हुई थी, एंड द एनवेलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, और वो एनवेलप फर्स्ट डे कवर कहलाता है। क्लियर हो गई ये बात? वेरी नाइस। हु इज लीसा? टिकट क्लर्क, सैम्स वाइफ, चार्लीज वाइफ, चार्लीज ग्रैंडमदर। लीसा कौन थी? टिकट क्लर्क, सैम्स वाइफ, चार्लीज ग्रैंडमदर, ऑब्वियसली चार्लीज वाइफ। नेक्स्ट वन, व्हाई चार्ली कंपेयर्ड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विद अ ट्री? चार्ली जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को एक ट्री के साथ कंपेयर क्यों करता है? 4 ऑप्शंस है आपके सामने, करेक्ट आंसर बताएंगे। Why Charlie compared Grand Central Station with a tree? Because the terminals and roads leaving the station were spread like tree branches. Because the shape of that station was like a tree. Because now it was as bad as an old tree. Grand Central Station's branches were like tree leaves. क्या होगा करेक्ट जवाब? वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जो बोला जा रहा था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ना इतना बड़ा है और ये बढ़ता ही जा रहा है, जैसे एक पेड़ की जो ब्रांचेस होती हैं वो किसी भी डायरेक्शन में बढ़ने लगती हैं, ठीक है, और वो फैलती जाती हैं, वैसे ही ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी फैल रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेशन था। द वेस्टलैंड, अच्छा एक सेकेंड, व्हाट डज चार्ली हियर इनिशियली व्हाइल वॉकिंग इन द 3rd लेवल कॉरिडोर? चार्ली को क्या सुनाई देता है शुरुआत में जब वो 3rd लेवल के कॉरिडोर में चल के जा रहा होता है? स्टीम इंजन, वॉइस ऑफ पीपल टॉकिंग, साउंड ऑफ हिज ओन फुटस्टेप्स, नो साउंड इज हर्ड। जब वो एंट्री ही लेता है 3rd लेवल के अंदर तो वहां पे उसे कोई दिखाई तो नहीं देता और वो कॉरिडोर बिल्कुल खाली होता है, तो उसे क्या सुनाई देता है आप लोग बताएंगे? वेरी नाइस, साउंड ऑफ हिज ओन फुटस्टेप्स। सबसे पहली चीज उसे यही सुनाई देती है क्योंकि वो उस खाली कॉरिडोर में घूम रहा होता है, तो अपने ही पैरों की आवाज उसे आ रही होती है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो कुछ लोगों के बात करने की आवाज उसे आती है। हु वॉज टाइगर किंग, हाउ वॉज ही नेम्ड? ठीक है भाई, टाइगर किंग कौन था और उसका नाम ये कैसे पड़ा? द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज द टाइगर किंग। महाराजा जो थे प्रतिबंधपुरम के, वो टाइगर किंग थे। He got this name as an astrologer foretold that his death would come from a tiger. और उनको ये नाम जो है कैसे मिला था? ये उनको नाम एक एस्ट्रोलॉजर की मदद से मिला था, राइट? क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी कि इनकी जो डेथ है वो एक टाइगर की वजह से होगी, इसीलिए उनका नाम जो है वो टाइगर किंग पड़ गया था। और क्योंकि उन्होंने ये भी ठान लिया था कि अब जब तक मैं 100 टाइगर्स को नहीं मार देता हूं तब तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा नहीं, चैन नहीं लूंगा, तो वो उस भविष्यवाणी को फेल करना चाहते थे। Where did महाराजा जिलानी जंग बहादुर मैनेज हिज एम्पायर? पद्मनाभपुरम, अंगादीपुरम, प्रतिबंधपुरम, तिरुवनंतपुरम, कहां पर था भाई बताओ?
वेरी नाइस, प्रतिबंधपुरम के थे वो। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट फॉर द चाइल्ड, एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्ट किया था उस बच्चे के लिए? किंग विल डाई फ्रॉम टाइगर, किंग विल बिकम अ बिग वॉरियर, किंग विल हैव ट्विन बेबीज, बोथ ए एंड बी। वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही प्रेडिक्शन किए थे कि ये बहुत ही बड़ा और महान योद्धा बनेगा, प्लस इसकी जो डेथ होगी वो एक टाइगर की वजह से होगी। सो बोथ ए एंड बी। What did the royal infant baby say to the astrologer after hearing the prediction? अब जो रॉयल इन्फेंट बेबी था, जो भाई हमारा बच्चा था, ये राजशाही परिवार का, इसका क्या कहना था एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन पर? He asked at what age he will get the throne. He wanted to know his age at the time of death. He asked for the manner of death. He asked where did astrologer get the knowledge from. क्या चीज उसने पूछी थी? नो, उसने पूछा था कि भाई मौत तो होगी, ये तो कोई भविष्यवाणी नहीं हुई, ये तो सबकी होती है, ठीक है। मैं तो आपकी भविष्यवाणी को सच तब मानूंगा जब आप मुझे ये बताएंगे कि मेरी मौत किस वजह से होगी। तो मैनर बताया गया था, ठीक है। उसने पूछा था कि भाई मैनर क्या होगा मेरी डेथ का। अगला सवाल, हाउ वॉज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, टाइगर किंग को बड़ा कैसे किया गया था, पाला पोसा कैसे गया था? द टाइगर किंग ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, टाइगर किंग अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, एक अंग्रेजी नैनी जो थी, इंग्लिश नैनी जो थी, उसके द्वारा उसे पाल पोस कर बड़ा किया गया था। ट्यूटर्ड इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, ठीक है, इंग्लिश सिखाई गई एक अंग्रेज के द्वारा। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और कुछ नहीं केवल अंग्रेजी फिल्में वो देखता था। डे बाय डे द टाइगर किंग ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर, और दिन प्रतिदिन टाइगर किंग जो है वो बड़ा होता जा रहा था और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। लाइक दिस द टाइगर किंग वॉज ब्रॉट अप, और इसी तरीके से टाइगर किंग को बड़ा किया गया था। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये था राइटर का कि हम लोग ना उस समय पे जितने भी राजाओं के बच्चे होते थे वो ये वेस्टर्न कल्चर से और ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और उनकी बहुत चलती भी थी उस टाइम पे कि इन लोगों ने उस चीज को अपनी लाइफ में बहुत गहरे तरीके से अपना लिया था, ठीक है। तो वो सरकास्टिकली बोलते हैं यहाँ पे। What is the meaning of the word stupefaction? Bore, amazed, cheerfully या calmness? Very nice. Amazed. Option number B. What would the astrologer do if king had killed the 100th tiger? एस्ट्रोलॉजर जो है वो क्या करेगा अगर जो राजा है वो 100वें टाइगर को मार देगा तो? सुइसाइड, विल कट हिज टफ्ट, लीव द किंगडम, विल सेट अप ग्रोसरी शॉप। क्या करेगा वो? उसने बोला था ना कि अगर ऐसा होता है तो मैं क्या कर दूंगा, अगर ऐसा होता है तो मैं क्या कर दूंगा, क्या कहा था बताएंगे सभी बच्चे? वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर बी, विल कट हिज टफ्ट। उसने बोला ये जो मेरी चोटी होती है ना इसको मैं काट दूंगा, मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा, मैं जो ये सब कुछ करता हूं वो सब कुछ त्याग दूंगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम द किंग इन प्रतिबंधपुरम, व्हाट पनिशमेंट वाज अनाउंस्ड फॉर द वन हु हंटेड द टाइगर? Wealth and property will be confiscated, punished to death, will be thrown into Arabian Sea, hands will be cut off। कि अगर राजा के अलावा प्रतिबंधपुरम के अंदर किसी ने भी टाइगर हंटिंग की तो उसके लिए क्या पनिशमेंट अनाउंस की गई थी? कि प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, ठीक है, मौत की सजा दी जाएगी, अरेबियन सी में फेंक दिया जाएगा या हाथ काट दिए जाएंगे? यस, ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर ए बोला गया था कि उनकी जितनी भी जमीन जायदाद होगी उसको जब्त कर लिया जाएगा। यस, ये बात बोली गई थी।
Why was the king once in danger of losing his throne? एक बार ऐसा क्या हुआ जो राजा अपना जो थ्रोन है वो लगभग खो ही देता. Once the king was in danger of losing his throne because he had refused the permission of a British officer who wanted to hunt a tiger in Pratibandhapura. अब एक बार जो है किंग के ऊपर बिल्कुल खतरा आ गया था कि उसका थ्रोन उसके पास से चला ही जाएगा क्योंकि उसने मना कर दिया था द परमिशन ऑफ अ ब्रिटिश ऑफिसर. जब ब्रिटिश ऑफिसर ने परमिशन मांगी कि मुझे टाइगर हंटिंग करनी है प्रतिबंधपुरम में, तो उस समय हमारे राजा जी ने क्या किया, बिल्कुल मना कर दिया उस चीज के लिए. एंड दैट्स व्हाई हुआ क्या, उसे लगा कि अब उसकी गद्दी पर खतरा है, जिसको संभालने के लिए उसने दुराय सैनी को बहुत सारी अंगूठियां भेजी थी हीरे की, और उसे लगा था कि वो एक दो रख के बाकी वापस कर देगी, बट वो लालची तो थे ही, लूटने आए थे हमारे देश को, तो उन्होंने क्या किया, उसको वहीं पर जब्त कर लिया. ओके. व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ गिफ्ट्स सेंट टू दुराय सैनी? कितने लाख के थे वो जो भेजे गए थे? 3 लाख के, 1 लाख के, 5 लाख का या 30 लाख के? जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चे जवाब देंगे और क्लास को लाइक कर देंगे. जल्दी जल्दी बताएंगे सभी बच्चे. $30 lakh, 3 lakh, 1 lakh या 5 lakh. Very nice. Option number C, 3 lakhs. अगला क्वेश्चन. What happened when there remained only 1 tiger to be hunted? क्या हुआ जब 99 टाइगर्स का शिकार कर चुके थे हमारे राजा और अब केवल एक टाइगर बचा था, और अब उन्हें कहीं भी वो एक टाइगर मिल नहीं रहा था. राइट. तो क्या हुआ? When there remained only 1 tiger to be hunted, the Maharaja's anxiety reached a fever pitch. सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखना है कि भाई राजा का जो एंग्जाइटी था, जो बेचैनी थी, वो बहुत एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी. As the Maharaja has killed 99 tigers, क्योंकि महाराजा 99 टाइगर्स जो है वो मार चुके थे, he was to kill just 1 more tiger to complete his total of 100 tigers. अब क्योंकि वो इतने सारे टाइगर्स मार चुके थे, केवल एक टाइगर बचा हुआ था 100 टाइगर्स में से. he was very anxious and curious to kill the 100 tiger. तो काफी ज्यादा बेचैन हो गए थे, पगला गए थे, बौखला चुके थे. ठीक है. उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, सारा राजपाट छोड़ के जंगलों में ही बस गए थे वो, कि जब तक 100वें टाइगर को नहीं मार देता तब तक घर नहीं जाऊंगा. ठीक है. क्योंकि यही तो बोला था ना एस्ट्रोलॉजर ने कि 100वें टाइगर से सबसे ज्यादा खतरा है, तो वहां पे उन्हें टेंशन स्टार्ट हो गई थी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट टाइगर किंग कुड पॉसिबली लूज आफ्टर रिफ्यूजिंग ब्रिटिश ऑफिसर फॉर अ पिक्चर विद कॉर्प्स? हाफ लैंड ऑफ हिज पैलेस, स्किन ऑफ प्रीवियस हंटेड टाइगर्स, दीवान या हिज किंगडम? जब उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया था, ठीक है, कि भाई तुम तो टाइगर की लाश के साथ भी फोटो नहीं खिंचवा सकते हो, तो उससे क्या खतरा आ गया था? क्या खो सकते थे टाइगर किंग? अपनी आधी जमीन, पहले वाले जो टाइगर्स थे उनकी हंट की हुई चमड़ी, दीवान या उनका किंगडम? क्या खो सकते थे बेटा? वेरी नाइस. अपना किंगडम खो सकते थे. हाउ वॉज द बर्थडे गिफ्ट? What happened with the king? बर्थडे गिफ्ट कैसा था और किंग के साथ आखिरकार क्या हुआ? So the birthday gift was a wooden tiger. बर्थडे गिफ्ट जो था वो एक लकड़ी का टाइगर था. It was carved by an unskilled carpenter. वो एक अनस्किल्ड, अकुशल कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था. And it had a rough surface with tiny slivers of wood. और जो रेशे नहीं निकलते हैं लकड़ी के, वो उसके ऊपर निकले हुए थे, मतलब उसकी घिसाई अच्छे से नहीं हुई थी. ठीक है. स्टैंडिंग अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट. वन ऑफ दो स्लिवर्स pierced the महाराजा's राइट हैंड. और उनमें से एक ही स्लिवर उनके हाथ के अंदर जो है वो घुस गया. बहुत सी बार हमारे साथ भी हो जाता है, बट हम उससे निकाल देते हैं. बट राजा जी ने उसको निकाल भी दिया, बट स्टिल जो इन्फेक्शन था वो उनके पूरे हाथ में फैल चुका था. Although the king pulled it out, his arm got infected. हालांकि किंग ने क्या किया था, उसको
बाहर निकाल दिया था, बट फिर भी उनके हाथ के अंदर इन्फेक्शन जो है वो फैल गया था, राइट? चलिए, हाउ डिड द ऑथर ट्रैवल टू अंटार्कटिका? वेरी नाइस, बहुत अच्छे। सो अंटार्कटिका के लिए कैसे ट्रैवल किया ऑथर ने? द ऑथर ट्रैवल टू अंटार्कटिका ऑन अ रशियन रिसर्च वेसल अकादमिक शोकाल्स्की। उन्होंने एक रशियन रिसर्च वेसल अकादमिक शोकाल्स्की से ट्रैवल किया था। ही ट्रैवल्ड ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एरोप्लेन एंड अ शिप। तो गाड़ी, ठीक है, और एरोप्लेन और शिप वगैरह जो है, टोटल अगर हम मिलाएं सभी चीजों के जरिए वो 100 घंटे से भी ज्यादा का सफर करके पहुंची थी, ठीक है। मतलब उन्हें प्लेन से भी ट्रैवल करना पड़ा, शिप से भी करना पड़ा, कार से भी करना पड़ा, और अगर हम सारा समय देखें तो वो 100 आवर्स से भी ज्यादा का टाइम था। हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड? जो जियोलॉजिकल फिनोमेना होता है वो कैसे हमारी हेल्प करता है क्या जानने में? द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, कि जो मानव जाति है इसकी हिस्ट्री क्या रही है, राइट? सो देयर वाज मच वार्मर इन द पास्ट। सबसे पहली बात बोली गई कि भाई पास्ट में ना, ये जो मैंने कैपिटल्स में लिखा हुआ है ना, इसको हटा देना, ठीक है ना। सो देयर वाज मच वार्मर इन द पास्ट। पास्ट में काफी गर्म होते थे, चीजें गर्मी थी। इट हैड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे वगैरह थे। There was no existence of human beings at that time. उस समय पर human beings की existence नहीं थी, मतलब मानव जाति उस समय पर नहीं होती थी, right? Fossils buried in the earth give knowledge of huge animals in existence in the past. अब बहुत सारे fossils हमें मिले हैं, ठीक है, जिनसे हमें पता चलता है कि पुराने जमाने में, मतलब आज से करोड़ों साल पहले, बहुत हजारों साल पहले बहुत बड़े बड़े जानवर होते थे, जैसे डायनासोर्स वगैरह के बारे में हमें पता चला, राइट? रेणुका, फिर आप क्या कर रहे हो बेटा यहाँ पे? इट वॉज द स्टेज व्हेन डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ मैमल्स स्टार्टेड। ये वो एज थी जब डायनासोर्स खत्म हो चुके थे और मैमल्स की एज स्टार्ट हो गई थी। क्लियर? यस। तो ज्ञान क्यों दे रहे हो? टाइम पास करो। What does the lesson revolve around? It revolves around the world, tourism, children and their tour, the world's most preserved place, Antarctica. Journey to the end of the chapter किस चीज के ऊपर है? Very nice. Option number D. अगला सवाल. What is there in Antarctica? अंटार्कटिका में क्या है? मैन्स हिस्ट्री, स्नोज हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री या जियोलॉजिकल हिस्ट्री? अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प्स अस? मैम अनसीन पैसेज के लिए एक लेक्चर कर दो प्लीज, फॉर श्योर, जरूर। बाकी यूट्यूब पे डला हुआ है मेरा अनसीन पैसेज का लेक्चर, आप वहां से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर क्लास में करवाया जाए, बिल्कुल जरूर 100% मैं आप लोगों के लिए अगली क्लास में अनसीन पैसेज जो है वो लेकर आऊंगी। द ह्यूमंस हैव एस्टैब्लिश्ड डोमिनेंस ओवर नेचर, हाउ? ह्यूमंस जो है उन्होंने किस तरीके से एस्टैब्लिश कर लिया है डोमिनेंस ओवर नेचर? देखो, humans have inhabited villages, towns, cities and mega cities. In the process of doing so, they have destroyed forests, mountains and other natural places. अब humans ने डेवलपमेंट के नाम पर, ग्रोथ के नाम पर क्या किया है? सारे जो जंगल हैं, ठीक है, पहाड़ हैं, नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल जगह हैं, वो सब खत्म कर दिया एक तरीके से, ठीक है। हम पहाड़ों में जाते हैं और देख रहे हैं वहां पर ही पहाड़ों को काटा ही जा रहा है। जिन चीजों को देखने जा रहे हैं वो चीजें ही धीरे धीरे करके खत्म कर दी जा रही हैं, राइट? तो वो किस लिए? शहर बसाने के लिए, सिटीज बसाने के लिए, मेगा सिटीज बनाने के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के नाम पर हम ये सब कर रहे हैं। दे आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज एट देयर विल, अपने मन से जैसा चल रहा है वैसे वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। दस दे हैव एस्टैब्लिश्ड डोमिनेंस ओवर नेचर, और इस तरीके से वो नेचर के ऊपर डोमिनेंस जो है वो एस्टैब्लिश कर चुके हैं।
ठीक है, वेरी नाइस। अगला सवाल, What do you learn about Sadao's father from the story The Enemy? जो The Enemy स्टोरी है उसके जरिए आप सदाओ के पापा के बारे में क्या, आपको सदाओ के पापा के बारे में क्या पता चलता है? राइट, What do you learn about Sadao's father from the story The Enemy? The Enemy कहानी से सदाओ के पिताजी के बारे में क्या पता चलता है? जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, क्या पता चलता है हमें सदाओ के पिताजी के बारे में The Enemy कहानी से? देखो, Sadao's father was a visionary. He knew that the islands near the sea coast were the stepping stones to the future for Japan. अब यहाँ पर ना हम कह सकते हैं कि सदाओ के जो फादर साहब थे, एक तो ना इसको थोड़ा सा साइड में रख के हम बात करें तो एक तो वो बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक थे, मतलब अपने देश से काफी ज्यादा प्यार करते थे। ठीक है, उनका जो विजन था ना वो काफी दूर की सोच रखने वाले बंदे थे। ठीक है, विजनरी इंसान थे वो, और अपने बेटे की एजुकेशन को बहुत अच्छा करना चाहते थे वो। राइट, यस, उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न था, जो चीफ कंसर्न था उनके फादर साहब का, वो एजुकेशन ही था अपने बच्चे की, इसीलिए उन्होंने उसे अमेरिका भी भेजा था। राइट, हाँ, सो नो वन कुड लिमिट देयर फ्यूचर एज इट डिपेंडेड ऑन व्हाट दे मेड इट। हिज सन्स एजुकेशन वाज हिज चीफ कंसर्न। उनके बेटे का एजुकेशन ही तो जो है उनका चीफ कंसर्न था। ठीक है, तो फ्यूचर जो है उसको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि उसको बनाने वाले तो हम ही हैं। हम लिमिट थोड़ी ना कर सकते हैं कि अगले 10 साल में केवल इतना ही डेवलपमेंट होगा, नहीं, यू नेवर नो। राइट, so he sent his son to America at the age of 22 to learn all that he could learn of surgery and medicine. He could learn of surgery and medicine, जो भी वो सीख सकता था, ठीक है, मेडिसिन के बारे में, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को अमेरिका भेजा। He loved the Japanese race, customs and manners, और जापानी कस्टम, जापानी रीति रिवाज, ये सब चीजें उन्हें बहुत ज्यादा प्यारी थी। आपको अपनी टेक्स्ट बुक के तो सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। और एनसीईआरटी की कंप्लीट रीडिंग जो है, मैं कहूंगी कि अगर अभी तक आपने नहीं लगाई है तो यार अभी तो मतलब अगर एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो सारे चैप्टर्स तो पढ़ने मत बैठना। अगर कोई एक आधा चैप्टर है जो नहीं पढ़ा है, बाकी सारे आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो आप वो जो चैप्टर्स नहीं पढ़े उनका रीडिंग कर लो। बट अगर आपने कोई भी चैप्टर एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा है तो वन शॉट क्लासेस चली हुई है, आप उन क्लासेस को देख सकते हो। और अगर आप टाइम आपको है, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो तो प्लीज आप लोग एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना, करवा देंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी करवा देंगे। Why is Derry startled as soon as he enters the garden? जो डेरी है वो घबराया हुआ क्यों था उस टाइम पे, जब वो वहां पर गार्डन में पहुंचता है तो वो उस समय घबराया हुआ क्यों था? जैसे ही वो गार्डन में एंटर करता है तो डेरी जो है वो चौंक क्यों जाता है? अब डेरी जो है वो एक 14 साल का बच्चा है, ठीक है, जो क्या करता है, क्लाइम्स ओवर द बाउंड्री टू एंटर मिस्टर लैम्स गार्डन अज्यूमिंग इट टू बी एम्प्टी। उसे लगता है जो वहां पर गार्डन है मिस्टर लैम का वो खाली है, राइट, और वो उसकी जो दीवार होती है, बाउंड्री होती है, उसको टाप के अंदर पहुंच जाता है। मिस्टर लैम्स माइंड द एप्पल्स स्टार्टल्ड डेरी, और मिस्टर लैम जब एकदम से उसको बोलते हैं कि एप्पल्स से बच के, उससे वो एकदम से डर जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि अंदर कोई भी नहीं होगा, बट अंदर कोई होता है। और वो कौन होते हैं? मिस्टर लैम्ब होते हैं। आर्टिकल नहीं हो रहा मैम, कोई ट्रिक, एक तो हर चीज में ट्रिक चाहिए तुम लोगों को, है ना। मेहनत करने से बहुत दुख पाता है, तुम्हें दुख आता है कि यार कोई ऐसी गोली मिल जाए जिसे खाऊं और बस पेपर में नंबर आ जाए, है ना। वेरी नाइस। Who has written on the face of it? किसके द्वारा लिखा गया है on the face of it? Susan Hill, William St.
विलियम सिडने, सलमान रशीद या चेतन भगत? किसे किसे नाम होते, प्रोनाउंस भी करने में इतनी दिक्कत होती है. Who has written on the face of it? किसने लिखा है? Susan Hill ने. Very nice. Option number A. What is the play featuring? An old man and a small boy meeting in old man's garden, gossip of old man's vows, या brave acts of a small boy? जल्दी बताएंगे. Very nice. Option number A. An old man and a small boy meeting in old man's garden. What were Derry and Mr. Lamb victims of? Vision impairment, physical impairment, war या none? What were Derry and Mr. Lamb victims of? Vision impairment, physical impairment, war या none? बहुत बढ़िया. ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल इम्पेयरमेंट. हाउ डिड मिस्टर लैम्ब यूज द एप्पल्स? चलो अगला सवाल करते हैं ये. हाँ, रॉजर स्कंक वाला करें. शुड विजर्ड हिट मॉमी? वंदना, no one is talking to us. I guess we should talk. पढ़ना वढ़ना नहीं है तुम्हें? पढ़ना वढ़ना नहीं है क्या बच्चा? Very nice. So, Roger Skunk smelled very bad. Roger Skunk जो है बहुत बड़ी बदबू आती है उसमें से. No one liked to play with him due to the foul smell emitted from his body. और कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी बॉडी में से बुरी स्मेल आती थी. सो वहां पे प्रॉब्लम पूछी गई है बेसिकली, व्हाट प्रॉब्लम डिड रॉजर स्कंक फेस व्हेन ही वेंट टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स? कि रॉजर स्कंक जो है, रॉजर स्कंक जो है जब वो खेलने जाता था अपने दोस्तों के साथ तो क्या होता था, एंड हाउ डिड ही सॉल्व इट, और वो उसको कैसे सॉल्व करता है. So a wizard with the help of his magic wand and spell gave him the fragrance of roses. तो वहां पर एक विजर्ड था, ठीक है, तो उसकी फ्रेगनेंस जो थी रोजेस की. सभी बोर्ड्स के बच्चों में से डिलीटेड है क्या ये? क्योंकि बाकी बोर्ड्स के भी बच्चे होते हैं ना चैनल पर यूजुअली, इस वजह से मैं लेकर आई थी. तो अगर आप सभी सीबीएसई बोर्ड के हैं तो हम इसको स्किप कर सकते हैं. आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. आई नो बेटा ये सीबीएसई में डिलीटेड है, ठीक है, पर बाकी बोर्ड्स के भी बच्चे होते हैं. सो क्या यहाँ पर सभी सीबीएसई के बच्चे हैं? तो मैं आगे चलती हूँ फिर. चलो. सो हमारा क्वेश्चन था, हाउ द मीटिंग विद मिस्टर लैम्ब बिकेम अ टर्निंग पॉइंट फॉर डेरी. कि जो मीटिंग थी मिस्टर लैम्ब के साथ वो कैसे एक टर्निंग पॉइंट बन गई थी डेरी के लिए. जो मीटिंग थी मिस्टर लैम्ब के साथ कैसे वो एक टर्निंग पॉइंट बन गई थी डेरी के लिए. He encouraged Derry to be friends with everyone and not to be bothered by their comments. He taught him to look at everything positively. He taught him to admire everything. Yeah, all of these. Very nice. बहुत बढ़िया. तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा.
ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं डेरी को ये सलाह दी कि देखो अगर तुम सब चीजों में पॉजिटिविटी देखोगे तो उससे तुम्हारा ही फायदा होगा। ठीक है, अपने मन में अगर तुम जितनी कड़वाहट रखोगे तो एसिड ने तुम्हारा चेहरा इतना नहीं जलाया होगा जितना तुम खुद को अपने आप में जला लोगे। क्लियर हो गई ये बात? चलिए बहुत बढ़िया। आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। अगली क्लास के अंदर हम अनसीन पैसेज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि मैम अनसीन पैसेज के बारे में बता दीजिए, और आर्टिकल के बारे में भी बोला जा रहा है कि मैम आर्टिकल वाला जो है टॉपिक उसके अंदर बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं आशा करती हूँ आज की क्लास अच्छी रही। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।